रायपुर गांव में संता नाम का एक नौजवान नाविक रहता था। गांव की सीमा में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। संता एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी एक बूढ़ी माँ थी। संता बेहद गरीब था और संता के ऊपर रायपुर गांव के लगभग सभी लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। आज संता अपनी नाव के पास पहुंच ही था कि तभी गांव का सेठ धनीराम कुछ लोगों के साथ उसके पास आ धमका। सेठ, बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। समझ गया, पूरे 6 महीने हो गए हैं मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए तुझे। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, समझा। संता, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो सेठ जी। आप तो जानते ही हो कि इस वक्त धंधा कितना मद्दा चल रहा है। सेठ, अबे तेरा धंधा कोई मद्दा नहीं चल रहा। सच तो ये है कि तू मेरे पैसे नहीं देना चाहता। रायपुर गांव में आने के लिए और जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से ये इलाका टूरिस्ट इलाके में भी आता है। सैलानियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तेरा धंधा मद्दा कैसे पड़ सकता है। वे संता सेठ जी, सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं बड़ी मेहनत से पाई पाई इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वो पैसे किसी ना किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाते हैं। संता, पर सेठ धनीराम संता का मजाक उड़ाते हुए अपने लोगों को देखकर बोला। सेठ, अरे सुना तुम लोगों ने, ये बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर रकम इकट्ठा करता है और इसे खुद नहीं पता कि इसके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। इतना कहकर धनीराम गुस्से से संता की ओर देखकर बोला। सेठ, ये क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का अय्याश है, सारे पैसे अय्याशी में खर्च कर देता है। बेवकूफ़ आदमी, तुझे कोई और नहीं मिला बेवकूफ़ बनाने के लिए। संता, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। रायपुर के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और एक मेरी बूढ़ी माँ रहती हैं। सेठ, मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तेरे घर में कौन कौन रहता है। समझ गया। अरे तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ, अरे या तेरी पत्नी, मुझे इससे क्या है। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। और रहा सवाल तेरे शरीफ होने का, तूने तो सारे गांव से कर्जा ले रखा है। जहां तक मुझे जानकारी है तो उन्हीं किसी ने पैसे नहीं चुकाए तूने किसी के। संता, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए सेठ जी। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। सेठ, ठीक है, लेकिन इस बार मैं 10 दिन से ज़्यादा की मोहलत नहीं दे सकता। 10 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए, और मैं तो तेरा मकान तुझसे छीन लूँगा अगर तुमने पैसे नहीं दिए, और तुझे धक्के देकर तेरे मकान से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ गई ना। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया और संता अपना मुंह लटकाते हुए अपने काम पर लग गया। शाम को थका हारा संता जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली। संता की पत्नी, सेठ जी आए थे घर पर, आपसे पूछ रहे थे और उन्होंने आपका काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। बेचारे इंतज़ार करके बहुत थक गए तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से चले गए। संता, झुमकी, मैं जानता हूँ कि तुम किनकी बात कर रही हो। संता की पत्नी, जब तुम सारी बातें जानते हो तो फिर उन सब के कर्ज क्यों नहीं चुका देते। संता, तुम अच्छी तरह से जानती हो झुमकी कि पिछले कुछ सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी कुछ पैसे जमा करता हूँ वो किसी ना किसी तरह से खर्च हो जाते हैं। पिछली बार माँ का पैर टूट गया था और उनके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए हैं, और उनके बाद चोट लगने से तुम्हारी पसली फ्रैक्चर हो गई थी। इसके इलाज पर कितने पैसे लग गए हैं। संता की पत्नी, मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते। उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है, और आखिरकार वो तुमसे कब तक पैसे नहीं मांगेंगे। गांव का मुखिया धमकी देकर गया है, अगर तुमने गांव वालों के पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी नाव छीन लेगा। संता और सेठ धनीराम मुझे धमकी देकर गया कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मेरा मकान छीन लेगा और मेरी
मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। संता की पत्नी, मेरी समझ में नहीं आता कि गांव में जितने भी नाविक हैं उन सब की ऐश की चांदी कट रही है और उन सब के मकान देखो ना तुमने, ऐसे लगता है जैसे कि वो कोई नाव नहीं बल्कि कोई कंपनी चलाते हो। तुम सारा दिन नदी के किनारे क्या करते रहते हो? संता, कितनी बार कह चुका हूँ कि झुमकी कि टूरिस्ट मेरी नाव में नहीं आते। संता की पत्नी, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नाव में गांव के भूखे नंगे लोग ही आकर बैठते हैं, उनसे तुम्हें कितनी आमदनी होती होगी। तुम अपनी नाव में नदिया पर घूमते आए सैलाबियों को क्यों नहीं बैठाते? संता, जितने भी नाविक हैं वो झूठ बोलकर टूरिस्ट को अपनी नाव में बैठाकर सिर्फ उन्हें चूना लगाते हैं और मुझे झूठ बोलना नहीं आता, नहीं चाहता मुझे हराम की कमाई मुझे। संता की पत्नी, अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धंधा करना ही नहीं आता? संता, जिसे तुम धंधा कह रही हो मैं उसे अच्छा नहीं समझता। संता की पत्नी, मेरी तो किस्मत ही फूट चुकी है, मुझे तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ पति मिला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो एक दिन दूर नहीं कि जिस दिन तुम्हारी नाव भी तुमसे छीन ली जाएगी। उसके बाद मुझे और मेरी माँ जी को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपने सच्चाई के प्रवचन बाहर बैठकर देते रहना। और इतना कहकर झुमकी गुस्से से वहां से चली गई। और ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। 10 दिन वो दिन संता नदी के किनारे उदास बैठा हुआ था, गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी वहां पर धनीराम फिर से आ पहुंचा। सेठ, याद है ना संता, आज तेरी आखिरी दिन है, अब इसके ज़्यादा मैं तुम्हें और ज़्यादा मोहलत नहीं दे सकता भाई। शाम को मैं तेरे घर पर आऊँगा वसूली करने के लिए, मेरे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर चुपचाप चले जाना। इतना कहकर धनीराम वहाँ से चला गया। और संता अपने आप से बोला, संता, अब मैं क्या होगा, अब क्या करूँ मैं? पूरे 10 दिन से मेरी नाव में मुश्किल से 20 मुसाफिर ही भी नहीं बैठे हैं। मैं धनीराम के पैसे कहाँ से दूँगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे परिवार को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? संता हसरत भरी निगाहों से और नाविक को देखने लगा जिनकी नाव पर टूरिस्ट सवार थे। तभी संता की कानों में एक बूढ़े व्यक्ति का स्वर टकराया, बूढ़ा, क्या तुझे मेरी दूसरी नदी के छोर तक तुम मुझे छोड़ सकते हो? संता उस बूढ़े की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। संता मन में, लगता है आपका दिमाग खिसक गया है। संता, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो? बूढ़ा, मेरा कहने का मतलब है कि बेटा अब तुम मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। संता, तो सीधे सीधे ये कहिए ना बाबा कि आपको दूसरी सीमा पर उतरना है। ठीक है बाबा, 200 लगेंगे। बूढ़ा, मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों के से पैसे नहीं लेते। संता, सही सुना है बाबा, लेकिन क्या करूं, लगता है मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। बूढ़ा, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने असूल इंसान को कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। संता, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ बाबा, जाओ जाकर कोई दूसरी नाव पर बैठ जाओ। बूढ़ा, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठना है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मेरी पत्नी वहाँ पर इंतज़ार कर रही है। बूढ़े की बात सुनकर संता को उसके ऊपर तरस आ गया। और संता, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, आइए बैठिए, जहाँ आपको जाना है मैं वहाँ आपको छोड़ दूंगा। संता की बात सुनकर वो बूढ़ा रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए संता की नाव में बैठ गया। संता की नाव नदी के बीच में पहुंची थी। तभी वो बूढ़ा संता से बोला, बूढ़ा, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। संता, बाबा पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर तो सिवाय पानी के कुछ भी नहीं है। बूढ़ा, जो मुझे नज़र आ रहा है वो तुझे नज़र नहीं आएगा बेटा, तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। संता, बाबा तुम डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े ने संता की बात नहीं सुनी, वो नदी में कूद गया। ये देखकर संता बुरी तरह से घबरा गया और बड़बड़ाता हुआ बोला, संता, अरे कहाँ फंस गया मैं? अगर ये बूढ़ा मर गया तो उसकी मौत का इल्ज़ाम मेरे सिर पर आ जाएगा। सभी लोगों ने इस बूढ़े को मेरी नाव के सवार होते हुए देखा था,
अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे भी नदी में कूदना पड़ेगा। इतना कहकर संता ने नदी में छलांग लगा दी, मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बहुत बीचों बीच एक छोटे से तालाब में अपने आप को खड़ा पाया। संता तुरंत उस तालाब से निकलकर उस जंगल की ओर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज़ टकराई। पेड़, बेटा मेरी शाख थोड़ी सी झुक रही है, इसे थोड़ा सा सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। संता ने देखा तो जिस पेड़ के नीचे खड़ा था संता से वही पेड़ बोला। संता डर गया। पेड़, डरो मत, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। संता ने डरते डरते उस पेड़ की शाखा ऊंची कर दी। तभी अचानक संता के सामने एक बेहद सुंदर सोने का सड़क बन गई। और पेड़, घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की, इस वजह से मैं ये सोने की सड़क मैंने बना दी। तुम यहाँ से सीधे राजमहल तक पहुँच जाओगे। संता, लेकिन ये कौन सी जगह है भाई? पेड़, कुछ देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो वो रास्ता सिर्फ शाही लोगों के लिए खुलता है। तुम जरूर कोई खास हो। कुछ दूर चलकर संता की नज़र एक पेड़ पर गई जहाँ पर लाल लाल सेब लटक रहे थे। अचानक एक सेब संता की ओर देख कर बोला, सेब देख क्या रहे हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा लो। संता मन में, अरे वाह, मैं कहाँ आ गया, बूढ़ा जरूर कोई मायावी व्यक्ति है। संता, नहीं नहीं, मैं जहाँ पर भी रहता हूँ वहाँ पर बोलने वाले फल नहीं होते, अगर वो बोलते तो हम बिल्कुल नहीं खाते। सेब, तुम वाकई बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा इस जादुई नगरी में स्वागत है। इस सोने की सड़क पर सीधे चले जाओ, कुछ देर में तुम महल तक पहुँच जाओगे। कुछ देर में संता एक आलीशान महल के सामने पहुंच गया और तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। संता ने देखा तो सामने वही बूढ़ा खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराने लगा। संता, कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अचानक वो बूढ़ा एक बेहद राजकुमार में तब्दील हो गया। राजकुमार, ये सारा का सारा राज्य मेरा है, तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक जादुई दुनिया में हो। संता, दूसरी दुनिया में कुछ समझा नहीं। राजकुमार, दरअसल रायपुर गांव की नदी के बीच एक दूसरी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है, ये एक जादू की दुनिया है। संता, तुम्हारा महल तो बिल्कुल सोने का मालूम होता है, यहाँ के दरवाजे, यहाँ तक कि सैनिक भी सोने के ही मालूम होते हैं। राजकुमार, सोने के मालूम नहीं होते, ये सोने की ही हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में बैठा हुआ उदास देख रहा था। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और तुम्हारी दुनिया में अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे लगा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और इतना कहकर वो राजकुमार संता को महल के अंदर की ओर ले गया जहाँ पर सोने के सिक्के के ढेर लगे हुए थे। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, तुम्हारी जितनी मर्जी हो यहाँ से ले जा सकते हो और तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। अगर याद रखना, तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्यमयी रखना होगा। यहाँ तक तुम्हें अपनी पत्नी और माँ को इस बारे में कभी नहीं बताना। जिस दिन तुम इस राज को छुपाने में नाकामयाब हो जाओगे, तुम्हारे लिए इस दुनिया के द्वार बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का नियम है। संता ने एक थैली में सैकड़ों सिक्के भर लिए। वो राजकुमार को उसी जादुई पेड़ के पास मौजूद उस छोटे से तालाब पर ले आया। राजकुमार, तुम इस तालाब में कूद जाओ, तुम अपनी नाव में दोबारा वापस पहुंच जाओगे। संता ने जैसे ही उस तालाब के अंदर कूदा, उसने दोबारा खुद को नदी के बीच में पाया। संता, उस दिन वो सारा सोना शहर में बेच आया और उसने गांव में सबका कर्ज चुका दिया। देखते ही देखते संता रायपुर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। और एक दिन संता की पत्नी ने संता से कहा कि संता की पत्नी, तुमने आज तक नहीं बताया कि आखिरकार तुम इतना सारा ढेर सारा पैसा कहाँ से लेकर आए? तुम कुछ दिनों के लिए अचानक कहाँ लापता हो गए थे? संता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि झुमकी कि मैं इस बारे में नहीं बता सकता। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो शायद इसमें ही हम सबकी भलाई होगी। संता की अमीरी देखकर धनीराम अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन उसने अपने खास आदमी भीमा से कहा कि धनीराम, मेरी समझ में नहीं आता कि भीमा की ये संता रातों रात अमीर कैसे बन गया। मैं सोच रहा था कि इसके मकान, इसके नाव का कब्जा कर लूँगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे लौटा दिए। भीमा, सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के पैसे लौटा दिए। आज गांव में सबसे आलीशान हवेली उसकी बनी है और रायपुर में सारी नाव का मालिक संता ही है। सेठ, हाँ मुझे पता है, वो टूरिस्ट से बहुत कम पैसे लेता है
है और गांव के लोगों को मुफ्त में नाव में बैठाने का काम करता है। मेरा धंधा भी चौपट हो गया। दाल में ज़रूर कुछ काला है, जाकर पता कराओ आखिर माजरा क्या है। भीमा, मैंने पता कर लिया है सेठ। क्या मतलब भीमा? कुछ दिन पहले मैं आपको चुपके से पीछा कर रहा था तो अचानक मैंने देखा कि वो नदी में कूद गया। उसके हाथ में एक थैला था जो सोने से चमक रहा था। सेठ, बेवकूफ़ आदमी, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब ये है कि नदी के बीचों बीच कोई सोने की सुरंग है जो उसके हाथ लग गई है। सेठ, मुझे अभी से अभी चलो वहाँ पर। कुछ ही देर में धनीराम और भीमा नदी के बीच पहुँच गए। और सेठ, क्या तुम्हें यकीन है भीमा की संता यही कूदा था? भीमा जी, मैंने तो उसे इसी जगह छलांग लगाते हुए देखा था। सेठ, तो फिर देर किस बात की? भीमा, चलो हम दोनों साथ साथ कूद कर उस सोने की सुरंग में पहुंच जाते हैं और सारा का सारा सोना आज ही निकाल लेते हैं। भीमा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इतना कहकर दोनों नदी में कूद गए। अचानक बहुत तेज पानी की लहर आई। भीमा और धनीराम डूब कर मर गए। संता ने आज तक उस रहस्यमय कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।